हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं सीटेट में एसएसटी पेडागोजी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इनको समझेंगे इस पूरे सेशन के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, while teaching your class about the government responsibility of providing health care, you decide to conduct a debate between two groups of a student whether on the healthcare system in the country is functioning properly or not. Which of the following is not a desirable goal of organizing a classroom debate? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एज अ टीचर आपने दो ग्रुप के बीच में बच्चों में डिबेट को कंडक्ट करवाया है और डिबेट किस टॉपिक पर है कि गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की पब्लिक को, तो क्या जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कंट्री में अच्छे ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इस पर बच्चों में बहस करवानी है। ठीक है, तो इस डिबेट का क्या ऑब्जेक्टिव या गोल नहीं होता है, ठीक है, ये बताना है। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, एनहांसिंग स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन क्लास। देखो डिबेट एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करता है। हर एक बच्चा जो होता है अपने थॉट्स थॉट प्रेजेंट कर सकता है। तो जो डिबेट है वो इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन को एनकरेज करती है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमसे नॉट पूछा है कि डिबेट का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो डिबेट का गोल होता है, इसलिए गलत ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, ट्रेनिंग स्टूडेंट टू मेक यूज ऑफ सपोर्टिंग एविडेंसेस फॉर देयर क्लेम। डिबेट में हर बच्चा अपनी कही गई बात के लिए एविडेंस रखता है, एविडेंस उसको प्रेजेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, अपने क्लेम के लिए, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। थर्ड है, इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स एबिलिटी टू सी एन इशू फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देखो डिबेट ऐसी एक्टिविटी होती है जो टीचर इसलिए भी करवाता है ताकि बच्चों में अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग तरीके से सोचने की एबिलिटी डेवलप हो सके। ठीक है, तो ये तो होता है उसका गोल, इसीलिए ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन क्या है, टीचिंग स्टूडेंट टू बिकम कॉम्पिटिटिव एंड विन एट एनी कॉस्ट। देखो टीचर जो होता है वो कोई भी एक्टिविटी, डिबेट ही नहीं, कोई भी एक्टिविटी इसलिए नहीं कंडक्ट कराएगा कि बच्चों में कंपटीशन की भावना आए। ठीक है, दोनों कॉम्पिटिटर बन जाए। ठीक है, या किसी भी कीमत पर जीतने की कोशिश करे, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, इसीलिए नॉट डिजायरेबल पूछा था, तो इसका फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन एंड अदर इज द रीजन। इनको केयरफुली पढ़ना है एंड करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन कहता है, इन इंडिया स्टडिंग सोशल साइंस इज एसोसिएटेड मोर विद द गर्ल्स देन बॉयज। देखो असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि इंडिया में जो होता है वो सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स या इजी सब्जेक्ट्स और भी जैसे हिंदी, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट्स को जो होता है वो गर्ल्स से जोड़ा जाता है। ठीक है, रेदर देन बॉयज़, क्योंकि ये माना जाता है बॉयज़ जो हैं, ऐसा हमारी इंडियन सोसाइटी के ज़्यादातर लोग मानते हैं कि बॉयज़ जो हैं वो पोटेंशियल रखते हैं साइंस, मैथमेटिक्स और इंजीनियर्स वाले सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जबकि गर्ल्स जो होती हैं इसके अपोजिट इजी सब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल रखती हैं, जो कि एक गलत धारणा है। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल साइंस को गर्ल्स से जोड़ा जाता है इंडियन सोसाइटी में, ये असर्शन बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा क्यों सोचा जाता है? दिस टाइप ऑफ अप्रोच टू सोशल साइंस इज इंडिकेटेड ऑफ अ पैट्रियार्कियल एंड अ जेंडर बायस्ड सोसाइटी। ये भी बिल्कुल सही है कि ऐसा इसलिए सोचा जाता है क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल है, यानी पितृसत्तावादी सोच की है और वो लिंग भेदभाव को बढ़ावा देती है। तो इसका रीज़न भी बिल्कुल सही है और जो रीज़न है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर।
if you want to introduce your student about the difference between Buddha statues made in Mathura and Takshila गांधार स्टाइल द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। देखो आप किसी बच्चे को दो स्टैचूज़ के बीच में, उनके स्टाइल्स के बीच में, उनकी बनावट के बीच में डिफरेंसेस दिखाना चाहते हो, तो आपको वो चीज़ पढ़ाने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा होगा जो एक टीचर यूज़ करेगा। तो देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, डिस्कशन बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन इन द टेक्स्ट बुक। देखो बच्चे की टेक्स्ट बुक में जो डिस्कशन दे रखा होगा उसी को पढ़कर अगर आप बच्चे को बताओगे तो बच्चों को ना तो इंटरेस्ट आएगा और ना ही ज़्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है, इन स्टैचूज़ के बारे में। तो ये ऑप्शन गलत है। टेकिंग अ ट्रिप टू द नेशनल म्यूजियम, शोइंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी एक अच्छा तरीका नहीं होगा, वो बच्चे को उस चीज़ की ज़्यादा क्लियरिटी नहीं देगा, ठीक है। इंटरव्यू कराना भी एक बेहतर तरीका नहीं है आर्किटेक्ट के साथ, ठीक है, ये एक लेक्चर की तरह हो जाएगा, ये एक जस्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, बच्चे को मोर क्लियरिटी नहीं दे पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चे को हमें ट्रिप पर ले जाना चाहिए टू द नेशनल म्यूज़ियम, और इसीलिए बच्चों के लिए ट्रिप भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं ताकि बच्चा वहाँ पर जाके हैंड्स ऑन लर्निंग यानी डायरेक्ट लर्निंग, डायरेक्ट चीज़ों को देखकर सीख सके, और ये चीज़ उसको हेल्पफुल भी करती है सीखने में और लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रखने में, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बिलो आर दी स्टेटमेंट, रीड दम केयरफुली एंड करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, असेसमेंट इज मेड कॉन्टिन्यूसली इन द एजुकेशन फील्ड। देखो असेसमेंट जो होता है वो सालों साल चलता है बच्चे की प्रोग्रेस चेक करने के लिए, ये बिल्कुल ठीक है। असेसमेंट स्टेटमेंट सेकंड है, असेसमेंट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स डूइंग अ नंबर ऑफ थिंग्स एट अ डिफरेंट टाइम। देखो ये बात सही है कि असेसमेंट में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है टीचर को, जैसे असेसमेंट की प्लानिंग से लेके उसका कंडक्शन, फिर उसके रिजल्ट्स जिसके बेस पर पता चलता है कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। एंड जब पता लग जाता है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है बच्चे का, जहाँ पर टीचर को सुधार करने की ज़रूरत है, फिर टीचर वहाँ पर सुधार भी करता है बच्चे की प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है असेसमेंट प्रोसेस में जो कि एक टीचर को करनी होती है अलग अलग टाइम पर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द चैप्टर ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो शहरी प्रशासन के बारे में ये दिया गया है, कोई एक स्टेटमेंट दी गई है, उसके बेस पे क्वेश्चन है। इन अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर आर कॉल्ड, फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी या स्किल इज बीइंग टेस्टेड हियर, कि एक टीचर जो होता है ऐसा क्वेश्चन पूछ के बच्चे की कौन सी स्किल या एबिलिटी को चेक कर रहा है। देखो अगर कोई टीचर ऐसा क्वेश्चन करेगा तो बच्चा 1 वर्ड में इसका आंसर दे देगा, ठीक है, कि इन अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर आर कॉल्ड वार्ड्स, ठीक है, मैम उनको वार्ड्स कहेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, बच्चे की मेमोरी में याद था, उसने वो चीज़ रट रखी थी और तुरंत आपको आंसर दे दिया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 कि उसने चीज़ों को रिमेंबर कर रखा था, ठीक है, नो कन्फ्यूज़न। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है, इन अ स्कूल समेटिव असेसमेंट हैज़ अ मोर विजिबिलिटी। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि समेटिव असेसमेंट जो है वो मोर विजिबल होता है देन फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप कहीं मार्क्स वगैरह कहीं कुछ नहीं लिखते, लेकिन समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, बच्चों को उनके परफॉर्मेंस के लिए मार्क्स दिए जाते हैं, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या हो रही है, वो मोर विजिबल हो जाता है, ठीक है, ये कहने का मतलब। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 कहती है समेटिव असेसमेंट चेक्स द लर्निंग आउटकम एट द एंड। ये बात भी बिल्कुल सही है कि समेटिव असेसमेंट जो होता है वो एट द एंड ऑफ द कोर्स या फिर आपका जो भी सेमेस्टर है, टर्म है, उसके एंड में जाके लर्निंग आउटकम को चेक करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा जहाँ पर स्टेटमेंट
1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर द करेक्ट होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Below are the two statements. Read them carefully and choose the correct answer with the help of given option. Statement 1 क्या कहता है? Field work, project work and group activities should form the basis of a teaching learning in the social science. देखो, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड ग्रुप एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए एक टीचर को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो टीचर इसलिए ऑर्गेनाइज करता है क्योंकि बच्चे का जो इंगेजमेंट है वो बना रहे, बच्चा जो है वो उसमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट को दिखा सके, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि हमें सोशल साइंस की टीचिंग लर्निंग में किसको बेस बनाना चाहिए? फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है? प्रोजेक्ट्स हैविंग डायरेक्ट लिंक विद द लोकल कम्युनिटी may be encouraged to develop curiosity in social science teaching learning, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि प्रोजेक्ट वर्क जो होते हैं उनका डायरेक्ट लिंक होता है लोकल कम्युनिटी से। ये बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर आप बच्चे को होमवर्क देते हो कि आप अपने एरिया में जाकर सैनिटेशन से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, ठीक है, कि आपके एरिया में साफ़ सफाई पर कितना काम किया गया है या क्या सिचुएशन है आपके गली मोहल्ले में, ठीक है। तो बच्चा जाएगा, सबसे पहले अपनी फैमिली में जो मेंबर्स होंगे उनसे पूछेगा, देन फिर नेबरहुड में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, वहाँ के लोकल लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपने जो उसको प्रोजेक्ट वर्क दिया है वो जाकर वो वहाँ के कम्युनिटी के लोगों से पूछ रहा है, तो वो प्रोजेक्ट का लिंक डायरेक्ट किससे हुआ? लोकल कम्युनिटी के मेंबर से, ठीक है। और इससे क्या होगा? इस प्रोजेक्ट वर्क से बच्चा एनकरेज होगा टू बी क्यूरियस, बच्चों में एक क्यूरियोसिटी जगेगी, ठीक है, वो चीज़ों को और जानना चाहेगा। तो स्टेटमेंट सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका 7th क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड द स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, जहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बनी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।